नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। रीट मुख्य परीक्षा जो होगी आपकी 2025, जिसका एग्जाम 2026 में होने वाला है जनवरी में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारियां हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। और आपको वीडियो से संबंधित जो भी चीज़ें जाननी है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। क्या क्या इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं, तो रीट मुख्य परीक्षा 2025 के बारे में ये वीडियो है। कौन कौन विद्यार्थी हैं जो परीक्षा दे सकते हैं, ठीक है ना। पद कितने हैं? 10,000। अभी एक प्रेस नोट वायरल हुआ था जिसमें 10,000 पदों की बात कही गई है। क्या 10,000 ही पद रहने वाले हैं या पद ज्यादा आएंगे, पद बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, और परीक्षा की तैयारी कैसे करें उसके बारे में एक छोटा सा वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। देखो दोस्तों, राजस्थान सरकार की जो आयोजना विभाग जिसको कहें या मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट जो हम कहें, उससे अभी एक नोट जारी हुआ है जो कब का है? 13 मई 2025 का है। मुख्यमंत्री जी के निवास पर मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो निर्देशानुसार जो बिंदु रखे गए हैं, इसमें समय सारणी जो रखी गई है उससे संबंधित क्या क्या चीजें हैं उन पर डिस्कस करेंगे। यहाँ रखा गया है वन विभाग। कौन सा विभाग है दोस्तों? वन विभाग। वन विभाग से संबंधित यहाँ पदों की जो बात कही है, 1750 पदों की बात कही गई है, ठीक है ना। ये कब तक है? 30 जून तक इसको विस्तृत आपको गाइडलाइन इसकी मिलेगी, ठीक है ना। तो कब तक आपको इसकी गाइडलाइन जो मिलेगी वो 30 जून तक इसकी विस्तृत आपको जानकारी मिलेगी। राजस्व विभाग में पटवारी के 4000, तो पटवारी के दोस्तों कितने पदों की? 4000 पदों की बात कही गई है। पहले भर्ती 2020 पदों पर थी, उसको 3717 पर ऑलरेडी बढ़ा के कर दिया गया है। इसकी 31 मई तक आपको जानकारी मिलेगी। आगे बात करते हैं शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 10,000 पद। तो कौन सा विभाग है दोस्तों? शिक्षा विभाग, जिसमें कितने पदों की बात कही है? 10,000 पदों की बात कही गई है। 31 मई तक इसकी भी आपको विस्तृत क्या मिलेगी? जानकारी मिलेगी। अब जो बात है रीट मुख्य परीक्षा की, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके मन में संशय है। देखो, पहले लगभग 7,500 पदों की बात की जा रही थी, 7,500-8 हजार पद रहने वाले हैं। यहाँ 10,000 पदों की बात की गई है शिक्षा विभाग में। फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड भर्ती ऑलरेडी आई हुई है, ठीक है ना। और यहाँ जो ये पद रहने वाले हैं ये संभवतः किसके हैं? थर्ड ग्रेड के। एक बात और दोस्तों अपन जानते हैं कि अपने जितने भी डिपार्टमेंटों से संबंधित अपन ने भर्तियां देखी, जो भी डिपार्टमेंट था सभी भर्ती में जो पद है, आपको पता है शुरुआत में जो मंजूरी मिलती है वो पदों की क्या मिलती है दोस्तों? कम मिलती है, ठीक है ना। हर भर्ती में पद बढ़ाए गए हैं। राजस्थान पुलिस में बढ़ाए गए हैं। पशु परिचर वाली भर्ती है, उसमें एग्जाम के बाद भी पद बढ़ाए गए हैं और एग्जाम के बाद भी पद बढ़ाए जा सकते हैं। तो ये तो बात ध्यान रखना। जो अपनी शिक्षक भर्ती है थर्ड ग्रेड, इसमें अगर ये पद 10,000 है तो ये पद जो है भर्ती जब तक कंप्लीट होगी तब तक पदों की संख्या क्या होगी? बढ़ेगी। तो सीधी सी बात है, आप इस बात को ध्यान रखना। भर्ती जो है वो लगभग 15,000 से 20,000 पदों के बीच में ये भर्ती होने वाली है। आप देख लेना, भले जब तक भर्ती कंप्लीट होगी तब तक आपको इसमें पद जो है वो बढ़े हुए 100% मिलेंगे। 10,000 आए जरूर है। जैसे पटवारी के 2,000 पद आए, बढ़ा के 4,000 की मंजूरी दी है इसमें। वैसे भी 3717 कर ही दिए हैं। हर डिपार्टमेंट फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के भी पद बढ़ने वाले हैं। तो हर डिपार्टमेंट में पद जो है वो बढ़ रहे हैं। इस आधार पर हम देखें तो 15 से 20,000 से कम ये भर्ती नहीं होगी। अब बात है सर, इस भर्ती की तैयारी कौन कौन कर सकते हैं, कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं। तो इसमें अगर बात करते हैं सामान्य वर्ग की, तो जिन्होंने पात्रता परीक्षा दी है, पात्रता परीक्षा का रिजल्ट आ चुका है। जो बच्चे सामान्य वर्ग से हैं उनको 90 अंक चाहिए। कितने अंक चाहिए दोस्तों? 90 अंक चाहिए। वैसे रिजल्ट जो आया है आपका, आपके कैटेगरी वाइज जितने भी नंबर आए हैं, अगर आप पास है तो उसमें नीचे लिखा हुआ होगा एलिजिबल फॉर रीट लेवल 1 या रीट लेवल 2। ये आपके टीएसपी में भी है और ये दोस्तों आपके नॉन टीएसपी में भी है। दोनों में ही कितना रहने वाला है ये आंकड़ा? 90 अंक का सामान्य वर्ग का। अगर बात करें एसटी की, जिसको हम अनुसूचित जनजाति बोलते हैं,
नॉन टीएसपी में 55% चाहिए और टीएसपी में चाहिए 36%। तो मीणाओं के जो बच्चे हैं नॉन टीएसपी में उनके लिए अंक रहने वाले हैं 82 अंक जिनके हैं वो बच्चे क्या है, पास है, एलिजिबल है। और टीएसपी में जिन बच्चों के 54 अंक हैं वो बच्चे जो हैं वो एलिजिबल है, इसके लिए रीट मेंस की परीक्षा के लिए फॉर्म भर सकते हैं, वो तैयारी कर सकते हैं। अब उसके बाद बात करें तो अनुसूचित जाति जिसको एससी बोलते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो ईडब्ल्यूएस है, ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग जो एमबीसी है, अन्य पिछड़ा वर्ग जो ओबीसी है, इसमें कितने चाहिए, 55%। 55% का मतलब यहाँ भी आपको कितने अंक चाहिए, 82 अंक अगर आपके हैं तो आप भी यहाँ एलिजिबल है, ठीक है ना। विधवा है, परित्यक्ता महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, उसके लिए कितने चाहिए, 50%, मतलब कितने अंक चाहिए, 75 अंक चाहिए। दिव्यांग और निःशक्त जन के लिए 40% अंक चाहिए, मतलब आपको कितने चाहिए, 60 अंक चाहिए। और जो सहरिया जनजाति है उसके लिए 36%, मतलब आपको भी कितने अंक चाहिए, 54 अंक। अगर इतने आपके कैटेगरी वाइज अंक बन रहे हैं पात्रता में तो आप मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाओ। दोस्तों ये जो अंक हैं ये मिनिमम पास मार्क है, लिखा हुआ है न्यूनतम उत्तीर्ण अंक है, इनसे पार पड़ने वाली नहीं है। मुख्य परीक्षा में जब आप बैठोगे तो आपको तैयारी के लिए ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। यहाँ पास होने मात्र से मुख्य परीक्षा में काम नहीं चलेगा, वहाँ मेरिट बनेगी, मेरिट में जो बंदा आएगा वही नौकरी लगेगा। अब तैयारी कैसे करें, अभी हमारे पास जो समय है, समय हमारे पास दोस्तों अभी पर्याप्त है, समय क्या है, पर्याप्त है। क्यों है, क्योंकि पेपर होगा कब, मध्य जनवरी। कब होगा भाई, मध्य जनवरी में आपकी परीक्षा होने वाली है। मध्य क्या चल रहा है, मई चल रहा है, तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी। आपके पास समय कितना है, 8 माह का समय, ठीक है दोस्तों। 8 महीने बहुत होते हैं, पर यह भी नहीं है कि 8 महीने ज्यादा होते हैं कि भाई अभी और हम समय को डिले करते हैं, लास्ट में 2-3 महीने पढ़ेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप 8 महीने भी अभी प्रॉपर समय देना चाहो तो आपका सिलेक्शन इजी वे में हो सकता है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको गुरुजनों से एक सहयोग प्राप्त करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी सफलता जो होती है उसमें शिक्षक और विद्यार्थी दोनों का हाथ होता है, दोनों मिलकर लक्ष्य को अचीव करते हैं। तो उसके लिए क्या है, अगर आपने कोचिंग नहीं कर रखी है पहले, आपको कोचिंग करनी है। क्या करनी है भाई, कोचिंग लेनी है। तो अपने पास 2 विकल्प होते हैं, एक होता है ऑफलाइन और एक अपने पास विकल्प होता है ऑनलाइन। दोस्तों ऑनलाइन जो होता है वो मजबूरी का माध्यम होता है। कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने पहले कभी कोचिंग नहीं की, डायरेक्ट वो ऑनलाइन ले लेते हैं। ऑनलाइन में आपके डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं, और जो कॉम्बिनेशन शिक्षक छात्र का आमने सामने बैठ के होता है वो ऑनलाइन में नहीं होता। ऑनलाइन में तारतम्यता भी नहीं होती है, रेगुलरिटी भी नहीं होती है। इसलिए बेहतर विकल्प जो है, अगर आपने कभी तैयारी नहीं की है तो एक बार आप जरूर ऑफलाइन की तरफ ही जाएं, ऑनलाइन की तरफ नहीं जाएं। ऑफलाइन में आपको सारी चीजें मिलनी भी चाहिए, आपको संस्थान भी ऐसा होना चाहिए जिसमें जो शिक्षक हैं वो कैसे हैं, एक्सपीरियंस फैकल्टी है। ऐसा नहीं है कि जो लोग जिन्होंने पहले कभी शिक्षा क्षेत्र में कोचिंग लाइन में पढ़ाया नहीं, स्कूलों में पढ़ाया, स्कूलों से उठ के आ गए, नोट्स ले आए, ठीक है, उसमें से पढ़ा दिया, जितना थोड़ा बहुत मेहनत की उसको सुबह पढ़ा दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुभव जो है, देखो किताबें बहुत सारी होती है, आपको एक अगर जैसे इतिहास आप पढ़ते हो तो मारवाड़ का इतिहास पढ़ोगे, गोपीनाथ शर्मा की बहुत बड़ी किताब है, अकेले मारवाड़ का, और वो पूरी तो नहीं पढ़नी है आपको। पढ़नी क्या है, उसमें से मुख्य मुख्य चीजें क्या है वो पढ़नी है। अगर टीचर को एक्सपीरियंस होगा तो वो अच्छे तरीके से उन चीजों को बता पाएगा। दूसरी बात यह है कि जिस टीचर को नॉलेज होगा वो आपको पढ़ाते समय ये बताएगा कि अगर इस टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है तो कैसे आएगा। कई बार हम खूब सारी चीजें पढ़ लेते हैं, ऑनलाइन में होता है, हम बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं, पर हमको ये पता नहीं होता कि इस टॉपिक में से प्रश्न आएगा तो कैसे आएगा। तो बात यह है कि आप ऑफलाइन जोड़ने का प्रयास करें, ऐसे शिक्षकों से पढ़े जिनको अनुभव है, लगातार अपनी सेवाएं उस क्षेत्र में देते आ रहे हैं, वो अपने अनुभव से आपको सारी चीजें बताएंगे, ठीक है ना। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में से कौन सा बेस्ट होगा, ऑफलाइन जो है बेस्ट है, ठीक है। अब कोचिंग में भी आपको पढ़ाया तो जा
ठीक है ना। पर एक चीज होती है पढ़ाना और एक होता है सिखाना। क्या होता है भाई? सिखाना। ठीक है ना। पढ़ा हर कोई सकता है, टीचर जो है वो कोई भी पढ़ा सकता है। नए नए बहुत सारे लोग जो है फील्ड में आते हैं, पढ़ाने लग जाते हैं, पर यहाँ उद्देश्य पढ़ाना नहीं होना चाहिए, यहाँ सिखाना होना चाहिए। टीचर आपको सिखाने का प्रयास करे। आपको क्लास में पढ़ा रहा है तो 60 से 70% चीजें आपको क्लास में ही याद होनी चाहिए। आपको ये भी रणनीति बताई जाए घर जाके कैसे पढ़ना है। ये सब चीजें आपको गुरु के संपर्क में जब आप रहोगे तब मिलेंगी। आपको कोई भी असुविधा हो रही है, आप गुरु को बताओ जाके कि गुरु ये समस्या हो रही है, इससे हम कैसे निजात पाएं। ऑनलाइन में थोड़े ही आप वहां जाओगे, तो वो चीजें भी आपको मिलेंगी। पढ़ाया सिखाया, सिखाने का प्रयास किया जाना चाहिए। आप सीख रहे हो इसका मतलब पढ़ रहे हो, पढ़ते सब सबका सिलेक्शन नहीं होता, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो सीखते हैं। तो आपको सिखाया जाना चाहिए। ठीक है ना। उसके बाद पढ़ाने के साथ साथ समय समय पर आपकी टेस्ट सीरीज होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों? टेस्ट सीरीज अगर आपकी करवाई जा रही है ताकि आपको ये पता चले कौन कौन से टॉपिक से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको वही निर्धारित समय दिया जाए, हुआ उसी पैटर्न का परीक्षा हो। जैसे लास्ट में पेपर होने से पहले जैसे हमने प्री रीट परीक्षा करवाई थी, तो ऐसे ही परीक्षा करवाई जाए। तो यहाँ भी अपन सारी चीजों को करवाने का ऑफलाइन में प्रयास किया जाता है। ठीक है ना। तो पढ़ाने की जगह आपको सिखाया जाए, टेस्ट सीरीज अनवरत रूप से हो, आपकी रैंक का आपको पता चले, कितने बच्चों में मेरी क्या रैंक आ रही है। ठीक है ना। वो सब चीजें आपको करनी पड़ेगी। प्लस में ऐसा नहीं है कि गुरु ने आपको पढ़ाया, पढ़ने मात्र से सिलेक्शन हो जाए। आपको घर जाके स्वयं को पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय पढ़ाई को देना पड़ेगा, रेगुलरिटी रखनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। पर ये करोगे तो आप अपने लिए कर रहे हो, इसका एक सार्थक परिणाम भी निकलेगा। कोचिंग आप करोगे, रीट की, मेंस की आप तैयारी करते हो, तो आपका 4 से 5 महीने में तो सिलेबस होता है। क्या होता है दोस्तों? सिलेबस। इतना लंबा सिलेबस है, 4 से 5 महीने का समय चाहिए। अब यूँ कोई घास काट दे वो बात अलग होती है, पर व्यवस्थित अगर पढ़ाया जाए और ऐसा पढ़ाया जाए कि बच्चा नोट्स भी पढ़ ले तो उसी में से सिलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए 4-5 महीने का व्यवस्थित समय चाहिए। अब व्यवस्थित समय आपके पास 4-5 महीने का समय कोचिंग का है। कोचिंग के बाद फिर आपके लगभग बच्चे 3 महीने, 5 महीने में कोचिंग हो जाती है, तो ये 3 माह आपके क्या है? रिवीजन के। इसके दोस्तों रिवीजन होना जरूरी है। आपने पढ़ लिया, नोट्स बना लिए, नोट्स बनाने मात्र से सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए? आपको रिवीजन करना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जब तक कोर्स का 5 से 6 बार रिवीजन नहीं होगा तब तक आप चीजों को सीखेंगे ही नहीं। हालांकि हम परीक्षा देने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हमको कुछ नहीं आता, डिप्रेशन रहता है, वो बात अलग है। पर यहाँ बात ये है कि अगर आप 5 से 6 बार रिवीजन कर लेते हो तो चीजें जब आपको ऑप्शन के रूप में मिलती हैं तो चीजें जो हैं वो आपको याद आ जाती हैं। मस्तिष्क जब काम करता है, अच्छे माइंड से आप परीक्षा में बैठे हो तो सारी चीजें याद आ जाती हैं। ठीक है ना। तो इस दौरान 4 से 5 बार आपने कोचिंग की, कोचिंग के दौरान भी सर ने आपको पढ़ाया, 2-3 बार आपने उस टाइम रिवीजन कर लिया, फिर लास्ट के 3 महीने बचे उसमें रिवीजन कर लिया। इस रिवीजन के दौरान भी आपको टेस्ट सीरीज वगैरह इश्यू करवाई जाए, आप टेस्ट सीरीज लगातार देते रहे। रूम में पढ़ाई नहीं होती, घर नहीं होती, तो लाइब्रेरी सुविधाएं आपके लिए पास अवेलेबल है, वो सब चीजें आपको मिलनी चाहिए। ठीक है ना। तब जाके सिलेक्शन होता है। देखो पढ़ते सब है, पर एक क्या चाहिए? रणनीति चाहिए। रणनीति अगर किसी की अच्छी है तो फिर सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। इसमें दोनों का हाथ होता है, इसमें शिक्षक का भी हाथ होता है और इसमें विद्यार्थी का भी हाथ होता है। दोनों अगर अच्छे से किसी चीज को कर रहे हैं तो फिर सफलता निश्चित है। तो आप मेहनत करो, अच्छे शिक्षकों के संपर्क में रहो, अच्छे शिक्षकों से पढ़ो, सिलेक्शन आपका जरूर होगा। देखो संख्या बल से कभी युद्ध नहीं जीते जाते, आप इस चीज को जानते होंगे। जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो हम पढ़ते हैं महाराणा प्रताप के साथ अकबर से कम 4 गुनी सेना तो थी, कुछ इतिहासकार 8 गुनी बताते हैं। लेकिन राणा सांगा के पास 2 गुनी सेना थी बाबर से, फिर भी राणा सांगा युद्ध हार गया था। कारण था बाबर की युद्ध लड़ने की जो रणनीति थी वो कहीं ना कहीं बेहतर थी। उसकी सेना को व्यवस्थित करने की तो लोगों में पद्धति थी, वो अच्छे तरह से उन्होंने व्यवस्थित किया, वेल सेटल्ड उन्होंने लड़ा और वो जीत गए। महाराणा प्रताप की सेना कम थी, फिर भी हल्दी घाटी का अटैक इतना खतरनाक था। क्यों? क्योंकि घाटियों में लड़ने की जो रणनीति थी वो
राजपूतों की बेहतर थी। ठीक है ना। तो संख्या बल से युद्ध नहीं जीते जाते हैं, क्या चाहिए? बेहतरीन रणनीति चाहिए। और जब तक आपके मन में कोई चीज सीखने की नहीं होगी, आपको सिखाया नहीं जा सकता। साइकोलॉजी में कहते हैं ना, तत्परता का नियम है कौन सा है, उसमें कहते हैं कि घोड़े को तालाब तक ले जाया जा सकता है, परंतु उसको पानी पीने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शिक्षक आपको पढ़ा सकता है, जब तक आपका पढ़ने का मन नहीं है, मन से आप नहीं पढ़ रहे हो, आप किताब लेके बैठ जाओ, आपको कुछ भी पढ़ याद नहीं होगा। आपके अंदर जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, आपको चीजें जो हैं वो सारी समझ में आएंगी। अब आपको पता है अपना संस्थान कौन सा है? डिसेंट संस्थान। कौन सा संस्थान है? डिसेंट संस्थान, जिसने कांठल क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास किया है। विद्यार्थियों के लिए वो सभी सुविधाएं दी हैं जो सुविधाएं आपको चाहिए। जो बच्चे जयपुर जोधपुर जाते हैं, क्या सुविधाएं मिलती है उनको जयपुर जोधपुर में? वही मिलती है, एक्सपीरियंस टीचर मिलते हैं, वही जयपुर में जिन टीचरों ने पढ़ाया 25-25 साल से जिन्होंने पढ़ाया है, वही शिक्षक हमारे पास है। तो वो सुविधाएं आपको डिसेंट संस्थान में क्या क्या है, तो आपको पता है अनुभवी क्या है? शिक्षक है। ठीक है ना। अपने पास ऐसे शिक्षक नहीं है जिन्होंने पहले कभी कोचिंग में पढ़ाया ही नहीं, पहले स्कूलों में पढ़ाया, कभी कहीं पढ़ाया और डायरेक्ट शिक्षा क्षेत्र में उतर गए। बच्चों को थोड़ा पीएसपी क्षेत्र है तो ज्ञान थोड़ा कम होता है बेचारों को, वो समझ नहीं पाते हैं, उनको ये पता ही नहीं है कि शिक्षक हमको क्या पढ़ा रहा है, वो जो पढ़ाता है वही हमें अच्छा लगता है। जब तक आप श्रेष्ठ नहीं देखोगे तो आप सामान्य को ही श्रेष्ठ समझोगे। जब तक आप श्रेष्ठ नहीं देखोगे तो सामान्य को ही श्रेष्ठ समझोगे। आप कहीं भी पढ़े हुए विद्यार्थी अगर हैं, चाहे वो जयपुर पढ़े हैं, जोधपुर पढ़ के आए, तो उन विद्यार्थियों से भी कहते हैं कि एक बार आप 3 दिन का डेमो हमारे पास लेके देखिए, जो आपको इस क्षेत्र में, जो जयपुर जोधपुर में आपको नहीं मिला, वो यहाँ मिलेगा। आप कहेंगे साहब जयपुर जोधपुर से भी ज़्यादा यहाँ कैसे मिल जाएगा? उसका एक कारण है। जयपुर जोधपुर आप जाओगे, 700-800 बच्चों में बैठ रहे हो, टीचर कहाँ खड़ा है पता ही नहीं, स्क्रीन में देख के आप पढ़ रहे हो, सुबह से शाम तक क्लास चल रही है लगातार, ऐसे थोड़ा ही पढ़ा जाता है, वहाँ आप नोट्स बना रहे हो। यहाँ आपको ध्यान रखना क्या बेहतर मिलेगा जयपुर जोधपुर से, वो है आपके स्तर के अनुरूप पढ़ाया जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, आपके स्तर के अनुरूप पढ़ाया जाएगा। अगर आपको गणित में पहाड़े भी नहीं आते हैं तो वो भी सिखाने का प्रयास करेंगे। जब तक वो चीज़ें आपको नहीं आएंगी तब तक आप मैथ्स में कैलकुलेशन नहीं कर सकते, और कैलकुलेशन आपकी सही नहीं है तो फिर आप क्या करोगे? ये चीज़ें आपको जयपुर जोधपुर में कहीं नहीं सिखाई जाएंगी, आप कहीं भी चले जाना। उसके बाद अपने पास डिजिटल क्लासरूम है। क्या है? डिजिटल क्या है दोस्तों? क्लासरूम है। इस डिजिटल क्लासरूम में क्या क्या सुविधाएं आपके पास है? अपने पास जो सुविधाएं हैं इसमें डिजिटल क्लासरूम में, जैसे आपको डिजिटल बोर्ड मिलेगा, आपको गर्मी में लाइट चली जाए तो इन्वर्टर सुविधा है, ठीक है ना, आपको बैठने लिखने को फर्नीचर सुविधा है, ये सब सुविधाएं आपके लिए हैं। और क्या है आपके लिए? क्या है? साप्ताहिक OMR टेस्ट है। क्या है भाई? साप्ताहिक क्या मिलेगा भाई? साप्ताहिक आपको OMR क्या मिलेगा? टेस्ट मिलेगा। 10 मिनट में उसका रिजल्ट सुना दिया आपको आपकी रैंक पता चल गई, आप कितने पानी में हो वो चीज़ें पता चल गई, वो सब चीज़ें आपको यहाँ मिलने वाली है। उसके बाद साथ के साथ आपको रिवीजन क्लास है, ठीक है ना, टॉपिक पूरा होने के बाद आपको रिवीजन क्लास भी करवाई जाती है, ठीक है ना। रिवीजन क्लास जो है उसका पूरा क्या करवाया जाता है? टॉपिक का टेस्ट लिया, टेस्ट में जो भी प्रश्न रहते हैं, वो ऐसा नहीं है कोई टेस्ट सीरीज हमने कहीं से खरीद ली वहाँ से चीज़ें मिल गई, नहीं, सारे टीचर जो हैं आपने जो पढ़ाया है टीचर में 7 दिन में, उस 7 दिन का जो टीचर है वो टेस्ट लेता है, उसमें उसी प्रकार के प्रश्न रखे जाते हैं कि पिछले कैसे भर्तियों में प्रश्न पूछे हुए हैं, आगे की भर्तियों में कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कौन से बोर्ड का लेवल कैसा होता है, कौन से बोर्ड का लेवल कैसा नहीं होता है, उसी हिसाब से आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। तो ये सभी सुविधाएं आपको अपने क्षेत्र में मिल रही हैं। आप जयपुर में जाओगे, वहां जो पैसा खर्च करके आओगे उसके मात्र 10 से 30% में, कितने में? जयपुर जोधपुर में जो आपका खर्चा होगा बैच पूरे में, उसका मात्र 10 से 20% में ही आपको वही शिक्षा यहाँ मिलेगी। आप घर से दूर भी नहीं रहोगे, आपको पास में क्या है? अपने पास लाइब्रेरी सुविधा है। क्या है दोस्तों? अपने पास क्या है? लाइब्रेरी सुविधा है। ध्यान रखना, क्षेत्र की एकमात्र 3 ऐसी लाइब्रेरी
ध्यान रखना, क्षेत्र की एकमात्र 3 लाइब्रेरी अगर दलोट क्षेत्र में कहीं है, दलोट नहीं मैं तो कहता हूँ पूरे कांठल क्षेत्र में देख लेना कि 70 सीट पर 3 ऐसी अगर किसी लाइब्रेरी में लगी हो तो वो आपको कहाँ मिलेगी, डिसेंट संस्थान में मिलेगी। तो सारी जो अत्याधुनिक सुविधाएं हैं, अच्छे अच्छे बेहतरीन जो टीचर हैं, फैकल्टी पैनल है, वो सब आपको आपके अपने डिसेंट संस्थान में मिलेगा। तो आपको बस मन बना लीजिए, समय को अब वेस्ट मत कीजिए, एक एक दिन जो है वो आपका क्या है, कीमती है। कहीं ऐसा ना हो आप महीने 20 दिन बाद जुड़े, लास्ट में परिणाम आए, कहीं 1-2 नंबर से ऊंच नीच हो जाए और आपको ये पछतावा रहे कि काश हम 10 दिन पहले 20 दिन पहले जुड़ जाते तो हमारा समय पर कोर्स हो जाता, सारी चीजें हमको मिलती और हमारा सिलेक्शन होता। इस क्षेत्र में लगभग 200 प्लस है ना, छोटा सा क्षेत्र है पर आज 200 प्लस ऐसे लोग हैं जो इस संस्थान में पढ़े हुए हैं और यहाँ से नौकरी का अपना जो सपना है उसको साकार किया है। तो दोस्तों जल्दी से बिना समय जाया कीजिए, जुड़िए। बेहतर अपन ये कहते हैं 3 दिन आप पढ़ के देखो, आपके अगर छोटे बड़े भाई बहन कोई बाहर पढ़ के आया है उनको भी आप एक बार लेके आओ संस्थान में, उनको हमारी क्लास में बैठा के देखो, वो आप जो हैं वो तुलना करेंगे जो जयपुर जोधपुर में जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं वो सुविधाएं यहाँ हैं या नहीं। और ये हम नहीं कहते, बहुत सारे बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं जो जयपुर जोधपुर पढ़ के आए हैं, हमारे संस्थान के पढ़े हुए पुराने बैच के बच्चे वो भी लाइब्रेरी जाते हैं, वो कंटेंट को मैच करते हैं। जो बच्चा जयपुर में पढ़ के आया उसको चीज़ें जो पढ़ाई गई हैं, हमको दलोट क्षेत्र में जो पढ़ाई गई हैं वो चीज़ें कहीं कम तो नहीं है, कहीं अब घास तो नहीं काटी जा रही है। जहाँ वो चीज़ मैटर हमको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो फिर वो बच्चे फ़ोन करके बोलते हैं कि सर वाह मान गए, जो चीज़ें जयपुर जोधपुर में बच्चों को नहीं मिली वो चीज़ें, वो कंटेंट जो है वो दलोट क्षेत्र में डिसेंट संस्थान में बच्चों को मिला है। हमारी जो भी टीम है बहुत ही अच्छे तरीके से मेहनत करती है, कंटेंट को बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही सरल भाषा में आपके स्तर के अनुरूप आपको सिखाने का प्रयास किया जाता है। और हम फिर कहते हैं हम पढ़ाते नहीं हैं, हमारा उद्देश्य होता है सिखाना। इसलिए इस वीडियो को दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है ना। और आप संस्थान में एक बार विजिट करें, आप कोचिंग करो ना करो वो चीज़ बात की है, आप संस्थान में आके हमारी जो व्यवस्था है उनको आके देखो, आपको अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगे तो आप खुद आके कहेंगे। बहुत सारे लोग आए हैं देखने के लिए, वो वाकई में कहते हैं सर काबिले तारीफ है इस क्षेत्र में जो आपने इतना अच्छा प्रयास किया है। और एक बात और दोस्तों, इस क्षेत्र में सबसे पहले, अब यूँ कोई नकल करे वो बात अलग होती है, इस क्षेत्र में सबसे पहले लाइब्रेरी ओपन हुई तो वो डिसेंट लाइब्रेरी थी। इस क्षेत्र में सबसे पहले डिजिटल सुविधा पैदा करने वाला या प्रारंभ करने वाला पहला संस्थान भी डिसेंट संस्थान है, जब बच्चों को पहले बैठने के लिए फर्नीचर, लिखने को फर्नीचर, क्लासरूम में इन्वर्टर सुविधा, डिजिटल बोर्ड सुविधा, सारी सुविधाएं जो बच्चों को चाहिए जो जयपुर जोधपुर में मिलती हैं वो सब। और फिर कह रहा हूँ आप कहीं भी जाके देखें, आप वहाँ पढ़ने के बाद आप आके देखें कि संस्थान में आपको वाकई बेहतर मिलेगा या नहीं। हम जो बोलते हैं वो हम करते हैं, झूठे वादे करना हमारी फितरत में नहीं। ठीक है दोस्तों, छोटा सा एक सेशन था, इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचाने का प्रयास करें। धन्यवाद, राधे राधे।